हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मीन्स कि हम कोऑर्डिनेटर 4 को कंपोज़र के थ्रू कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि मीन्स कि कोऑर्डिनेटर 4 हमें कौन कौन से फ़ोल्डर प्रोवाइड करता है। मीन्स इस वीडियो में हम इसके फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को देखेंगे कि कौन से फ़ोल्डर में हमने क्या काम करना है और क्या काम यूज़ होता है। तो सबसे पहले हमारा फ़ोल्डर होता है ऐप। ये एप्लीकेशन फ़ोल्डर होता है। इस फ़ोल्डर के अंदर ही हमने पूरा प्रोजेक्ट डेवलप करना होता है। इसके अंदर पहला फ़ोल्डर होता है कॉन्फ़िग। इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड फाइल्स होती हैं। और दूसरा होता है कंट्रोलर्स। इसमें हम कंट्रोलर्स क्रिएट करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि कोऑर्डिनेटर 4 जो है एमवीसी के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है और एमवीसी स्टैंड करता है मॉडल व्यू कंट्रोलर के लिए। तो कंट्रोल सी से जो कंट्रोलर्स होते हैं वो इसके अंदर ही बनेंगे हमारे। और व्यूज़ के अंदर हमारे व्यूज़ बनेंगे और मॉडल के अंदर मॉडल क्रिएट होंगे। उसके अलावा कुछ फाइल्स होंगी जो कि हम यूज़ करेंगे, जैसे डाटाबेस यूज़ होगा और माइग्रेशन के थ्रू हम डेटाबेस को यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। तो उसके लिए डेटाबेस का फ़ोल्डर यूज़ होगा। जितनी भी माइग्रेशंस यूज़ होंगी या हम क्रिएट करेंगे टेबल्स बनाने के लिए या डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो वो सारे के सारे ऑपरेशंस हम माइग्रेशन के थ्रू ही करेंगे। माइग्रेशन के थ्रू करने से फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम प्रोजेक्ट को लाइव करते हैं या मीन्स कि किसी को प्रोवाइड करते हैं देते हैं, तो उस टाइम हमें उसको डेटाबेस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती। एप्लीकेशन के साथ में ही डेटाबेस भी उसके पास पहुंच जाता है। उसने बस माइग्रेशन की कमांड चलानी होती है और चीज़ें हो जाती हैं रन। ऐसे ही हमारा फ़िल्टर्स हैं। फ़िल्टर्स भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि मीन्स कि हम फ़िल्टर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं कंट्रोलर के लिए। सेम ऐसे ही हेल्पर्स हैं, इसमें हम हेल्पर क्रिएट करेंगे। अगर मल्टीपल लैंग्वेज में काम करना है तो हम लैंग्वेज फ़ोल्डर यूज़ करेंगे। सेम हम लाइब्रेरीज़ भी ऐसे यूज़ करेंगे। जो थर्ड पार्टी है, अगर कुछ थर्ड पार्टी का काम हमने करना है तो हम थर्ड पार्टी को यूज़ करेंगे। तो बेसिकली मेन जितना भी हम कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए काम करेंगे वो सारा काम हमारा एप्लीकेशन फ़ोल्डर के अंदर ही होता है। तो आप लेटर ऑन जब आप देखोगे कि जब हम प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं तो ये सारा का सारा हमारा जो काम होगा वो इसी फ़ोल्डर के अंदर होने वाला है। इसके अलावा जो कोऑर्डिनेटर फ़ोल्डर क्रिएट करता है उसमें है पब्लिक। इस पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर ज़्यादातर हम पब्लिकली असेसिबल जितनी भी फाइल्स होती हैं या फ़ोल्डर्स होते हैं उनको हम यहाँ पे रखते हैं। तो लेटर ऑन अगर हमने बूटस्ट्रैप को इनेबल करना होगा या मीन्स कि इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी फाइल्स होंगी, वो सारी हम यहाँ पे एक असेट नाम का फ़ोल्डर क्रिएट करके बनाएंगे। और जो प्रोजेक्ट होते हैं कोऑर्डिनेटर के वो इस index.php फाइल के थ्रू ही रन होते हैं। तो ये सेपरेट फ़ोल्डर इसलिए क्रिएट किया हुआ है ताकि अगर कोई हैकर अगर हमारी फ़ाइल को हैक भी करता है, हमारे इस पाथ तक पहुंच भी जाता है, तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ यही 2-3 फाइलें मिलें। क्योंकि बाहर उसको पता नहीं होगा कि मीन्स कि कौन से फ़ोल्डर में क्या चीज़ें रखी हुई हैं। इसलिए पब्लिक फ़ोल्डर का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है हैकर से बचने के लिए। और सेम है टेस्ट फ़ोल्डर है, इसमें टेस्टिंग से रिलेटेड अगर कोई काम करना है तो उसके लिए बना हुआ है, बट इसमें हमने काम नहीं करना। और तो इसके लिए आपको मीन्स कि इसके बारे में अगर डेवलपमेंट कर रहे हो तो इसके बारे में अगर नहीं भी काम कर नॉलेज है या नहीं भी जानना तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सेम है फिर है वेंडर फ़ोल्डर। इस वेंडर फ़ोल्डर के अंदर जितना भी हम थर्ड पार्टी कोई कंपोज़र के थ्रू डाउनलोड करेंगे वो सारे के सारे मीन्स की फाइल्स फ़ोल्डर इस वेंडर के अंदर ही क्रिएट होते चले जाएंगे।
तो इसके अंदर अगर जैसे कंपोज़र के फाइल्स हैं, इसके अंदर अगर रीनेम वगैरह हमें कुछ नहीं करना होता, अगर हम करते हैं और नेक्स्ट टाइम अगर हम कंपोज़र अपडेट चलाएंगे तो वो क्या करेगा, इस वाले में जितने भी फोल्डर्स हैं उनको रिक्रिएट करेगा, तो हमारे फाइल्स में जो भी कुछ चेंजेस किए होंगे तो उसको वो रिप्लेस कर देगा। तो ट्राई करें कि इस वेंडर फोल्डर में आप कुछ चेंजेस ना करें। सेम है राइटेबल फोल्डर। इस राइटेबल फोल्डर में जैसे कि कैसे को हैंडल करने के लिए कोऑर्डिनेटर अपनी लॉग फाइल्स क्रिएट करता है, सेशन को हैंडल करता है, तो उन फाइलों को मीन्स की स्टोर करने का काम ये कोऑर्डिनेटर 4 इस राइटेबल फोल्डर के अंदर करेगा। तो इसका भी मीन्स कि हमारे कोऑर्डिनेटर 4 इसको यूज़ करेगा, बट हमें बस इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारी फाइल्स और फोल्डर का यूज़ क्या है। अदरवाइज़ हमने इस फोल्डर में भी काम नहीं करना। हमारा जितना भी काम होगा हमारा सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन फोल्डर में ही काम होने वाला है। बट फिर भी इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, कौन फोल्डर किस लिए काम करते हैं, इसलिए हम इसको भी एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। अगली फाइल्स हैं env। इस env फाइल्स का यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कोऑर्डिनेटर 4 में, क्योंकि अपने एप्लीकेशन के अंदर हमने कुछ भी फाइल्स वगैरह चेंज करना है, कुछ ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, तो उसके लिए ये एक तरह से ग्लोबल फाइल्स का काम करती है। जैसे हमने अपने डेवलपमेंट का इन्वायरमेंट चेंज करना है तो हम यहीं से CI इन्वायरमेंट डेवलपमेंट लिख सकते हैं। तो बेसिकली इस फाइल का पर्पज़ ये होता है कि अगर कुछ भी फाइल्स ऐसी चीज़ जो हमने कॉन्फ़िगर करनी है सिस्टम के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो उन सब के वेरिएबल हम यहीं पे चेंज करेंगे। जैसे कि हम इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं, सेशन बना सकते हैं, और CSRF टोकन अगर इनेबल डिसेबल करना तो यहीं से कर सकते हैं। डेटाबेस का नाम क्या रखना है, कौन सा डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं, उसका पासवर्ड क्या है, यूज़र नेम क्या है, वो हम यहीं पे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन में जितनी भी जगह डेटाबेस हमारा यूज़ होगा वो यहीं से इसको पिक कर लेगा। तो कोऑर्डिनेटर 4 में इस env फाइल का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। सेम ये git ignore जो फोल्डर है ये गिटहब के लिए यूज़ होगा, हमारा इसके रिगार्डिंग कुछ यूजेस नहीं है। सेम बिल्ड्स हैं, सेम composer.json फाइल है, ये कंपोज़र अपने लिए मीन्स की फ़ाइलों को हैंडल करने के लिए 2 फाइलें क्रिएट करता है। इसका यूज़ कंपोज़र ये होता है कि करता है कि अगर कोई फाइल्स कंपोज़र ने रन की या इंस्टॉल की तो उनका एक तरह से रिकॉर्ड रखता है। तो अगर नेक्स्ट टाइम अगर हम कंपोज़र अपडेट चलाते हैं तो वो इन फाइल्स में से ही मीन्स कि उन चीज़ों को पिक करता है कि कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, क्या नहीं इंस्टॉल करना, सब यहाँ से वो हैंडल करता है। और लास्ट में कुछ 3-4 फाइलें हैं उसको हम देखते हैं। इसमें है license.txt। इसमें कोऑर्डिनेटर 4 के लाइसेंस के बारे में बताया हुआ है कि कैसे काम करना है, इसमें कोई किसका क्या कॉपीराइट है। तो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बेसिक सी नॉलेज रखनी है तो रख सकते हो इसके बारे में कि कैसा लाइसेंस है इसका। ये एक XML की फ़ाइल क्रिएट करता है, तो अगर आप इसको नहीं भी देखते हो तो मीन्स कि कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हम इसको एक तरह से इग्नोर करके चलेंगे, ये अपने लिए यूज़ करेगा। फिर लास्ट में है readme.md। इस फाइल के अंदर चीज़ें बताई हुई हैं कि मीन्स कि कोऑर्डिनेटर 4 में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, और कोऑर्डिनेटर होता क्या है, किसके लिए यूज़ होता है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम कंपोज़र क्रिएट प्रोजेक्ट करके हमने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, और सेटअप हमने किया था, env फाइल को .env से चेंज किया था। ऐसे ही सोन मीन्स कि जितने भी हमने अभी तक डिस्कशन की है इंस्टॉलेशन में,
वो सब चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की हुई हैं। सब रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए वो बताया हुआ है। लास्ट में है स्पार्क। स्पार्क इन्होंने फाइल प्रोवाइड की हुई है कि आप कमांड के थ्रू मीन्स कि प्रोजेक्ट को रन कर सकते हो। और तो इन फाइल्स में हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि कोऑर्डिनेटर इन फाइल्स को यूज़ करता है। हमने बस इसकी कमांड वगैरह को यूज़ करना है और अपना काम कंप्लीट करना है। तो दैट्स इट गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही है कि हमें बस फोल्डर के बारे में एक ओवर व्यू मिल जाए, लेआउट मिल जाए कि हमने किस फोल्डर में करना काम है और बाकी के फोल्डर का यूज़ क्या है, हमने यूज़ करना है कि नहीं करना, कोऑर्डिनेटर कैसे यूज़ करेगा, तो उसके बारे में एक तरह से इस वीडियो में बताया है। थैंक यू।